Hello students, my name is Siddhant and I am a physics faculty at SCA धर्मशाला and आज हम क्लास 12 फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे which is optics. Okay, so what is optics? Optics is basically it is a branch of physics which deals with light and light related phenomenon. ठीक है, क्या है ऑप्टिक्स? क्या है? स्टडी ऑफ लाइट को ऑप्टिक्स बोलते हैं. ठीक है, लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जो स्पेस में प्रोपोगेट करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे. सो हम ऑप्टिक्स क्या ऑप्टिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज स्टडी ऑफ लाइट एंड लाइट रिलेटेड फिनोमेनन. ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि हमारे 12th क्लास फिजिक्स में ऑप्टिक्स को कैसे डिवाइड किया है. तो एक ऑप्टिक्स में एक चैप्टर आपका है रे ऑप्टिक्स का और एक चैप्टर आता है आपका वेव ऑप्टिक्स का. ठीक है, तो ये ऑप्टिक्स को हम दो सेक्शंस में पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. ओके, सो थोड़ा सा अगर मैं इसको हिस्ट्री या लाइट की जो थ्योरी डेवलप हुई थी उसकी हम अगर हिस्ट्री की बात करें तो न्यूटन ने एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी सबसे पहले. ठीक है, वो क्या थी? न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं. न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट. ठीक है, जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी वो बेसिकली सबसे इनिशियल थ्योरीज में से एक थी जो सर आइजैक न्यूटन ने दी थी. ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि लाइट जो है बेसिकली लाइट जो हमारी जो लाइट है इट इज बेसिकली अ मासलेस पार्टिकल. ठीक है, तो लाइट इज अ मासलेस पार्टिकल मतलब वो एक पार्टिकल की तरह है और उस पार्टिकल के पास मास नहीं है. जनरली हम देखें तो जो पार्टिकल होता है उसके पास मास होता है बट लाइट के पास कोई मास नहीं है. इसका कैसे मैं आपको बोल सकता हूँ कि लाइट के पास मास नहीं है? कि अगर मैं आपकी बॉडी के ऊपर अगर मैं टॉर्च मारूं तो आपको वो टॉर्च वो लाइट जो होगी वो फील नहीं होगी. ठीक है, तो अगर वो फील नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली उसका कोई मास नहीं होगा. तो एक्चुअली कॉर्पस्कुलर थ्योरी में सबसे पहली बात ये बोली गई थी कि लाइट इज अ मासलेस पार्टिकल. यहां पे लिख लेते हैं, लाइट इज अ मासलेस पार्टिकल. ठीक है, अब अगर इसको पार्टिकल नहीं बोलूं तो मैं एक वर्ड यहाँ पे डालूंगा, मतलब जो बेसिकली न्यूटन ने बोला था कि लाइट को पार्टिकल नहीं बोलना ठीक है क्योंकि पार्टिकल के पास तो मास होता है. तो लाइट को हम एक कॉर्पसल बोलते हैं. ठीक है, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ कॉर्पसल. कॉर्पसल, कॉर्पसल का मतलब है छोटे छोटे बॉल्स जैसे होती है ना, बॉल्स कोई ये सब पार्टिकल जो बहुत छोटा है बॉल की तरह. ठीक है, तो लाइट जो है ऐसे प्रोपोगेट करती है, देखो ऐसे 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 इस तरीके से. ये जो है ये टाइनी कॉर्पसल्स हैं, दीज आर आवर टाइनी कॉर्पसल्स. ओके, so these corpuscles are basically they are rigid also and they are elastic also and they are massless also. So this was the corpuscular theory which Newton formulated during the initial years. ठीक है, बट इस थ्योरी के जब ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी आपको बताई गई थी इसके जस्ट पैरेलल एक थ्योरी और डेवलप करी थी जो डेवलप करी थी सर हाइगन्स ने. ठीक है, तो हाइगन्स ने जो थ्योरी डेवलप करी थी दैट वाज द वेव थ्योरी. तो वो भी लाइट के ऊपर ही एक थ्योरी दी थी हाइगन्स ने और उन्होंने क्या बोला था कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल की तरह ना बोले या फिर कॉर्पस्कुल की तरह ना बोले, तो बेसिकली इट इज अ वेव, वो वेव की तरह प्रोपोगेट करती है. और यहाँ से ये हाइगन्स की जो वेव थ्योरी थी यहाँ से डेवलप होना शुरू हुई. हालांकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हाइगन्स की वेव थ्योरी है उसको इतना लोगों ने एड्रेस नहीं किया, उसको वायलेट कर दिया था क्योंकि न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट एट दैट टाइम. सो इसकी जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी वो ज़्यादा फेमस थी अपार्ट फ्रॉम द वेव थ्योरी ऑफ लाइट. ठीक है, हालांकि अगर हम देखें तो लाइट को आज हम जो स्टडी करते हैं बेसिकली लाइट हैज़ अ डुअल नेचर. वो समटाइम्स कभी कभी वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, कभी कभी वो वेव की तरह भी बिहेव करती है. बट जब स्टार्टिंग हुई थी तो वहाँ पे दोनों थ्योरीज को पैरेलली डेवलप किया गया था जिसमें आपकी पार्टिकल थ्योरी भी थी
जो कि न्यूटन ने दी थी, और एक वेव थ्योरी थी जो कि हाइगन्स ने दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो ऑप्टिक्स का चैप्टर है दैट इज ऑन रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स में हम पार्टिकल थ्योरी को ज्यादा वेटेज देंगे, पार्टिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सो रे ऑप्टिक्स बेसिकली डील्स विद द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं अगला जो चैप्टर होगा हमारा जो वेव ऑप्टिक्स होगा, तो वेव ऑप्टिक्स विल डील विद द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बारे में हम इस क्लास में बात नहीं करेंगे, वी विल स्टडी दिस इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, सो हम रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल थ्योरी से बेसिकली दो फिनोमेनन ऐसे थे जो पार्टिकल थ्योरी जो थी आपकी, उससे दो ऐसे फिनोमेनन थे जो बेसिकली प्रूव हो रहे थे। मतलब वो एक तरह के स्टडी किए गए थे, जिसमें से एक फिनोमेनन था आपका रिफ्लेक्शन का, एक फिनोमेनन आपका रिफ्लेक्शन का था, और एक फिनोमेनन था आपका रिफ्रैक्शन का। ठीक है, एक फिनोमेनन आपका क्या था, रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, अगर मैं इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ठीक है, व्हेन इट स्ट्राइक्स और इट्स एन इंटरफेस। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जैसे ये कोई एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है अपने पास, ये एक बाउंड्री है, और यहाँ पे अगर मैं कोई लाइट इंसिडेंट करवाता हूँ, देखिए हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करेंगे। ये ऐसे आई, इस तरीके से आई, और यहाँ पे इंसिडेंट हुई। मान लीजिए ये लाइट नहीं, ये बॉल है। ठीक है, बॉल जैसे आप एक दीवार पे मारते हो तो यहाँ पे टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी, आएगी, टकराएगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट किया गया है, तो ऐसे आ रही है, यहाँ पे टकरा रही है और फिर रिफ्लेक्ट कर रही है। और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो उसी मीडियम में हो रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, कौन से मीडियम में हो रहा है, वो इस मीडियम में हो रहा है आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, सो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे से एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करूं मैं, तो ये बनेगा आपका नॉर्मल। ओके, सो दिस इज अ नॉर्मल, और नॉर्मल में देखिए ये नॉर्मल जो होता है, दिस इज अ लाइन व्हिच इज नॉर्मल टू द इंटरफेस। ये इंटरफेस है, इंटरफेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी बाउंड्री जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट आउट करेगी। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है ये एंगल आई बन जाएगा, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो एंगल आर बन जाएगा। तो व्हाट इज दिस एंगल आई, तो एंगल आई जो होता है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड व्हाट इज एंगल आर, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो पार्टिकल थ्योरी थी आपकी, उसमें रिफ्लेक्शन के बारे में बात करी गई और रिफ्रैक्शन के बारे में भी बात की थी। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाती है। ठीक है, जैसे आपका वाटर एक मीडियम है और जो आपकी हवा है, एयर है, वहां से रोशनी आ रही है और वो वाटर में इंटर कर रही है, तो वो आपका एक रिफ्रैक्शन करवा रही है। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ। ये जैसे मान लीजिए ये आपका दिस इज योर वाटर, ये पानी है, और ये आपकी एयर है, दिस इज एयर एंड दिस इज योर वाटर। तो अब अगर लाइट यहाँ से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, तो यहाँ पे ये इस तरह से बेंड करेगी, बेंड का बोलने के लिए तो बोलेंगे एंटर कर रही है। सो जहाँ पे मीडियम एयर और वाटर है और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग दैट इज और रिफ्रैक्शन, दैट इज और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बाउंस बैक करती है।
अब न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो एक्सप्लेन हो गए, बट उसके कुछ डीमेरिट्स भी थे, इसलिए वो थ्योरी फेल हो गई थी। वो डीमेरिट्स क्या थे कि न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक साथ होने वाले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक साथ होने का मतलब क्या है कि जैसे पानी की बात करें तो ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, उसमें से एक रे चली गई अंदर, ठीक है, ये कौन सी रे बन गई आपकी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे बन चुकी है, ठीक है ना। और अब अंदर तो चली गई, अब कुछ रिफ्लेक्ट भी करी है ना, रिफ्लेक्ट करके मेरी आंखों में आएगी, तो यहाँ पे ये वाली रे क्या कर रही है, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ मेरे को पानी भी दिख रहा है और अंदर की जो जो अंदर जो पत्थर होंगे, जो स्टोन होंगे वो भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक साथ ही रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों हो रहे हैं। तो न्यूटन फेल्ड टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेनन कि व्हाई रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर टेकिंग एट द सेम टाइम, एक साथ ही क्यों हो रहा है। जैसे आप किसी विंडो की बात करें तो विंडो में अगर आप देखते हो तो विंडो के सामने, विंडो ट्रांसपेरेंट होती है, उसके बाहर की चीजें आप देख पाते हो, उसमें क्या हो रहा है, उसमें रिफ्रैक्शन हो रही है। सिमिलरली जो कुछ ऐसा भी होता है कि आपको अपनी इमेज भी दिखती है विंडोज में, चाहे वो इतनी क्लियर ना हो बट दिखती है, तो उसमें फिर से रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। तो ये फिनोमेनन जो था ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, और जैसे आपके कुछ फिनोमेनन है लाइट के, जिसमें से कुछ फिनोमेनन आपके डिफ्रैक्शन है, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, पोलराइजेशन है, ये तीन आपके जो थे ये पार्टिकल थ्योरी जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये तीनों के तीनों फिनोमेनन जो थे वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हुए थे, और वेव थ्योरी ही इसके बाद हमारा अगला जो हमारा स्टडी होगा हम वेव थ्योरी के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए अब एक और चीज़ ही तो एक और टॉपिक था जो इसके बारे में न्यूटन कुछ डिस्कस नहीं कर पाए थे। वो क्या था कि हमें डिफरेंट कलर्स क्यों दिखते हैं, व्हाट इज द रीजंस फॉर डिफरेंट कलर्स। अब बेसिकली न्यूटन ने क्या बोला था कि डिफरेंट कलर्स दिखने का रीजन क्या है कि जो कॉर्पस्कल्स होते हैं, जो कॉर्पस्कल्स मैंने आपको बताए, टाइनी टाइनी कॉर्पस्कल्स, इनका साइज जो होता है वो डिफरेंट होने की वजह से, साइज की वजह से आपको कॉर्पस्कल्स के साइज की वजह से आपको कलर्स मिलते हैं। बट विद द टाइम के साथ ये पता चला कि ये साइज की वजह से नहीं हो रहा है, एक्चुअली डिफरेंट कलर्स मिलते हैं ड्यू टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिफरेंट कलर्स। तो इस रीजन से ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी दैट वाज नॉट फॉर लॉन्ग, ज़्यादा टाइम तक वो नहीं रह सकी। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि वेव थ्योरी जो थी वो डेवलप होना शुरू हो गई। ओके, सो दिस वाज अबाउट द कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन में जो आपके बेसिक दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के वो क्या हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया कि जैसे ये एक इंटरफेस है, दिस इज एन इंटरफेस, तो यहाँ से लाइट आई, दिस इज एन इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये आपकी कौन सी रे है, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये इसमें ये एंगल आपका एंगल आई है और ये एंगल आपका एंगल आर हो जाएगा। तो पहला लॉ क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा लॉ है कि जो एंगल आई बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में वो एंगल आर के बराबर होगा जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane, एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये जो रूम है ये एक प्लेन है, तो
अगर यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन करवा रहा हूँ, उसमें जो आपके तीन कंपोनेंट्स आपने पढ़े, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जैसे ये एक प्लेन था, ये वाला, ये इंटरफेस के ये वाला एक प्लेन था, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। दिस इज द सेकंड रूल, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब हम इसमें एक स्टेप आगे चलेंगे और हम बात करेंगे अगर आपका जो इंटरफेस है, जो बाउंड्री है, जो पॉलिश सरफेस है जहाँ पे आप रिफ्लेक्शन करवाना चाहते हो, अगर वो अनइवन है तो क्या वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा? तो देखिए इसमें क्या है, जैसे कि अगर मैं कोई इस तरीके का इंटरफेस या सरफेस ले लूँ, जैसे ये भी एक मेरा सरफेस है, ठीक है, ये एक बाउंड्री है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन करवाई जा सकती है, तो रिफ्लेक्शन करवाई जा सकती है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको इस वहाँ पे रिफ्लेक्शन करवाना है, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन करवाना है, तो आप क्या करिए, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, इस तरीके से आ रही है, ये इंसिडेंट रे आई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर गई, दिस इज और रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज और इंसिडेंट रे, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है कि हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट द नॉर्मल ऑन दिस पॉइंट पी, ठीक है। सिंस दिस इज एन अनइवन सरफेस, तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट पी है, यहाँ पे हम बना लेंगे एक ये है एक टेंजेंट, टेंजेंट है, दिस इज द टेंजेंट, पी पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, और अब यहाँ से नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी है, ये बन जाएगा आपका नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं ऑन एन अनइवन सरफेस ऑफ बाउंड्री, तो दिस इज योर एंगल आई एंड दिस इज योर एंगल आर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हाउ हाउ वी हैव टू डील विद द क्वेश्चंस, हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें क्वेश्चन है कि आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है, दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस, और इसको मैंने अंदर से पॉलिश कर दिया, जैसे ये है, इसको मैंने अंदर से पॉलिश कर दिया है। अब यहाँ से एक लाइट आ रही है, ये एक इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है, दिस इज और इंसिडेंट रे, ठीक है। ये इस पॉइंट पे पड़ी है, ये पी पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई, ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सच दैट द रे ट्रेवल्स वर्टिकली, रे ट्रेवल्स वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब है, देखिए ये इंसिडेंट रे थी, ये पी पॉइंट पे हिट की और ये वर्टिकली चली गई, तो ये आ गई वर्टिकली, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। अब आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स कॉमा वाई, हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये पी एक्स कॉमा वाई भी रब कर देते हैं फॉर द टाइम में, हमें पता है, ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये टेंजेंट बना लिया छोटा सा, और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे, देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये इस स्फीयर के सेंटर से, जब आप नॉर्मल गिराओगे तो वो स्फीयर के सेंटर पे जाएगा, यहाँ पे ये सेंटर O है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये नॉर्मल है, तो ये रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्री का, और ये एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्री का, ठीक है, ओके। सो अब देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे थे हमने x, y, ठीक है। तो अब हम अगर ये वाला एंगल आपका 45 है, तो अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल भी आपका 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा, और ये 45 हो जाएगा, तो आई थिंक सो आपका ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये 45 तो ये 45, और ये ऑल्टरनेट है तो ये 45 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमें x y निकालना है, अगर मान लीजिए इसका रेडियस r है, इस स्फीयर का रेडियस r है, तो आपके पास दो ट्रायंगल्स बने हैं, देखिए एक ट्रायंगल आपका ये वाला होगा, देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इसमें देखिए ये आपका पॉइंट था P,
एक्स कॉमा वाई, ये एंगल था 45 डिग्री का और ये रेडियस है आर, ठीक है। तो देखिए अगर रेडियस आर है तो आर का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला मतलब एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, दिस विल बी आर cos ऑफ 45 डिग्री, ओके। और एक ये ट्रायंगल है आपके पास, ये वाला, ये ट्रायंगल यहाँ पे बना देते हैं, ये वाला देखिए, ये ट्रायंगल में ये आर रेडियस है और ये 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये आर हो जाएगा, तो बेसिकली ये आर है तो ये वाला कंपोनेंट जो वाई कंपोनेंट होगा दैट विल बी आर साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, आर साइन ऑफ 45 डिग्री, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका 45 डिग्री का, ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, sin 45, तो ये हो जाएगा r टाइम्स ऑफ sin 45, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ये परपेंडिकुलर था आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज r है, ये sin ऑफ 45 के बराबर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा r sin 45। और सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपका cos 45, तो बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज टाइम्स cos 45, तो बेस आपका ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये r टाइम्स ऑफ cos 45 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमें कोऑर्डिनेट्स मिलनी है, देखिए r cos 45 कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है x, और r sin 45 कौन सा है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट P जो था x, y होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, वो बनेंगे, देखिए एक बनेगा आपका r cos 45, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, r sin 45 मतलब r into 1/√2, ठीक है। वैसे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि r मतलब ये x कोऑर्डिनेट जो होगा ये नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस पे चला जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x, y, दिस विल बी इक्वल टू -r/√2, r/√2, ये बनेगा आपका रिजल्ट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, and in the next lecture we will talk about the other phenomena related to reflection and refraction, and we will deal the questions और questions करेंगे, और I hope you like the lecture, ठीक है। Rest we will continue in the next class. Thank you.